जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए खान सर के बुक से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें साथियों जीके जीएस से टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, ईंधन, नियामक या फिर डी परमाणविक भंजक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल है जिसका सूत्र होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग नियामक यानी कि मॉडरेटर के रूप में होता है। नियामक का मतलब होता है मॉडरेटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नियामक। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, हेनरी बैकरल के द्वारा प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। यूरेनियम जो है ये अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीसा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो साथियों चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप जो है यह है रेडियो फास्फोरस, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार 30 है, तो इस यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, इसका अनुभार दिया है 30। तो यहाँ पे यौगिक के एक अणु में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 15। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलेगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। कौन सी धातु है जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ये धातु है मैग्नीशियम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैग्नीशियम। इसका सिंबल Mg है और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। एस्टेरेसी कुल का पुष्पाक्रम होता है? निम्नलिखित में कौन सबसे मीठी शर्करा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। याद रखिएगा ये सबसे मीठी शर्करा है। फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा भूमि उर्वरता हेतु। निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो निम्नलिखित में से किस में
न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश में। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या होती है कितनी? तो याद रखिएगा 28। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 28। एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। एक अम्ल और एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों इसे कहा जाता है उदासीनीकरण, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फाइबर आहार में शामिल होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। तो फाइबर आहार में क्या शामिल होता है? यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा सेलुलोज शामिल होता है। कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो वह कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी है? याद रखिएगा लिम्फोसाइट। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है लिम्फोसाइट। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो साथियों सबसे अधिक जलन जो होगा ये होगा भाप से। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है भाप से। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो साथियों लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलेगा? तो यहाँ पर 16 के लिए आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन डाइस्टेस। याद रखिएगा डाइस्टेस नामक एंजाइम मिलेगा लाल चना में। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों विनायक हो गया, लंबोदर, एकदंत ये सभी गणेश का पर्यायवाची है, जबकि धनद ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। कर्म का तद्भव शब्द क्या है? तो साथियों कर्म का तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काम होता है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो साथियों स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है 25 और ये होता है आपका क वर्ग, इसमें 5 हो गया, फिर च वर्ग इसमें भी 5, फिर ट वर्ग, त वर्ग और लास्ट में प वर्ग। तो टोटल देखिए सभी में 5-5 होता है, जैसे क ख ग इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी कि टोटल 25 आपका क्या है स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए क आ गया, च भी आ गया, ट भी आ गया, लेकिन ये जो है ये क्या है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अवनी का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका आंसर याद रखिएगा अंबर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। यहाँ पे बुढ़ापा में बताना है कौन सी संज्ञा है। तो साथियों बुढ़ापा में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सी चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चक्रपाणी में हो जाएगा बहुब्री समास। निम्न में सममांत्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, याद रखिएगा चौपाई।
आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप सभी जानते हैं प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है, तो आंशिक में हो जाएगा आपका इक प्रत्यय। बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो भगवान बुद्ध जो थे, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो यहाँ पर 25 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के सिक्कों पर। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था वह कौन था? तो साथियों उसका नाम था, याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। तो 26 के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो साथियों इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया था इल्तुतमिश ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब किया गया? तो प्यारे साथियों सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना जो है ये किया गया 1971 में। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो 29 के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? देखिए हमने आपको पहले ही बताया था जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है, वो हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है। तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा। किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था किसके समय में? अकबर के समय में। अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हिमालय। 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह फैसला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को सीधे चुनाव कराए गए? तो साथियों 73वां संशोधन के बाद आपको बताना है वह पहला राज्य कौन सा था जहां पर पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। लेकिन पंचायती राज को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य पूछे तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पंचायती राज संस्थाओं का सीधा चुनाव कराया गया था पहली बार मध्य प्रदेश में। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो साथियों पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस कारण छा जाती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो 36 के लिए आंसर हो जाएगा कैडमियम। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। पाक जलडमरू मध्य
श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो साथियों पतंजलि जो है याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना किया था। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये हुआ था किसके शासन काल में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी के शासन काल में। इसका मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में है। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। देखिए मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में 1976 में जोड़ा गया है 42वां संशोधन के तहत। याद रखिएगा। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। काविनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो साथियों ये सभी नदियां याद रखिएगा किसकी सहायक है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी नदी की। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो मिट्टी का कटाव जो है सबसे अधिक सिल्ट मिट्टी, मटियार, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, इन सभी मिट्टी में होता है। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सबसे अधिक खारा है? तो साथियों सबसे अधिक खारा जल जो है ये मृत सागर का है। दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो देखिए साथियों दिन और रात जो है ये बराबर होते हैं कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो ये होता है आयन मंडल के द्वारा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? यहाँ पे देखिए उत्तर भारत में पूछा जा रहा है चांदी का सिक्का क्या था? टका। और इसको जारी करने वाला कौन शासक था? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो 47 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खानाने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। सॉरी यहाँ पे देखिए अकबर की इच्छा अनुसार बोला जा रहा है किसने रामायण का फारसी में किया? इसका आंसर होगा अब्दुल कादरी बंदायूनी। यहाँ पे डी नहीं होगा, सही कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा? बदायूनी ने। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो साथियों 50 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी नीति आयोग। इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इन सभी के बारे में संविधान में बताया गया है। अब ये आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,